थ्रू अमेंडमेंट्स इन 2018 एंड 2019, तो उसमें एक 21B करके ऐड हुआ है with effect from 1st of January 2019, नोटिफिकेशन नंबर 28/2018 ये आया था बीच में। तो इसमें 21B ऐड हुआ। क्या कहता है देखो, बहुत सिंपल है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, एग्जेम्पशन किसके लिए है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, इन अ गुड्स कैरेज ऑफ कोर्स, टू a department or establishment of the central government or state government or union territory, डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट करके दिया, और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज। जैसे कि एग्जांपल अभी मुझे याद आ रहा है कि अभी जैसे इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, तो उसके जो बॉक्सेस है पूरे, क्या कहते हैं उसको, दबाने वाले EVMs, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, लाखों की तादाद में बॉक्सेस उधर से उधर गए होंगे, है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जो GTA होंगे, GTA जिसने सर्विस दिया गवर्नमेंट को, आई थिंक कि गवर्नमेंट के व्हीकल में ही हुए होंगे, लेकिन मान लो कि अगर उन्होंने कोई GTA का सर्विस लिया होगा तो दैट सर्विस वुड हैव बीन एक्सेम्प्ट, which has taken registration under the Central Goods and Service Tax Act only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making taxable supply of goods or services। यानी वही है कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी का या गवर्नमेंटल एजेंसी का, जैसे गवर्नमेंटल एजेंसी यहाँ पे या डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, इलेक्शन कमीशन फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन, तो ये इलेक्शन कमीशन कोई सर्विसेज देने वाला बॉडी है क्या? रेगुलरिटी में बिजनेस सर्विसेज एंड गुड्स नहीं, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सिर्फ TDS की रिक्वायरमेंट के लिए, है ना। TDS काटने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, जो सेक्शन अपन बाद में पढ़ेंगे TDS का, आपको समझ में आएगा, सेक्शन 51। तो TDS की जिम्मेदारी होने की वजह से अगर इनको रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज दे आर नॉट रजिस्टर्ड, बट सिर्फ TDS के लिए रजिस्ट्रेशन है, और फिर GTA का सर्विस इन्होंने लिया तो वहाँ पर एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है, ओके। लेकिन अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा एजेंसी है या डिपार्टमेंट है जो कि नॉर्मली भी रजिस्टर्ड है GST के अंदर, क्योंकि वो टैक्सेबल सर्विसेज या गुड सप्लाई करते हैं, तो फिर उनको ये जो GTA है उसमें टैक्सेबिलिटी आएंगी और वो टैक्सेबल होंगे, ओके। और इसमें आप जानते हैं कि रिवर्स चार्ज भी है, तो फिर उनको रिवर्स चार्ज लगेगा GTA के केस में। फिर एक 27A करके ऐड हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये गरीबों के लिए जो चालू किया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो उसमें वो जो बेसिक अकाउंट होल्डर्स है, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स जिन्होंने अकाउंट खोले गरीब लोगों ने, तो उसमें एग्जेम्पशन है। एनी काइंड ऑफ बैंकिंग सर्विस विच इज गिवन टू दीज स्मॉल डिपॉजिट होल्डर्स। फिर 67 एक ओमिट हो गया है, पहले था लेकिन अभी आपने लेक्चर में भी देखा तो 67 नहीं मिला होगा आपको, ये ओमिट हो चुका है। तो ये था IIMs के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स के लिए एग्जेम्पशन था एक पहले, वो ओमिट हो गया है। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, एक 74A करके ऐड हुआ है, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स recognized under the Rehabilitation Council of India Act of 1992 by way of rehabilitation, therapy or counseling and such other activities as covered by the said act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centers established by the central government, state government or local union territory or any entity registered under section 12AA यानी charitable trusts। तो ये जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है चैरिटेबल ट्रस्ट्स, तो ये लोग जो रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, तो उसमें जो प्रोफेशनल्स है जो आके यहाँ पे काम करते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, दे वर्क ऑन फीस बेसिस, तो उनकी जो फीस है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स को एग्जेम्प्ट किया है तो वैसे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है।
डॉक्टर लोग तो पहले से एग्जाम थे. Then following further exemptions have been added by notification in notification number 12/17, by notification number 4/19 with effect from 1st of April 2019. तो 1st April से और कुछ ऐड हुए हैं जिसमें मेन जो है वो बिल्डिंग से रिलेटेड है. तो वो अपन देखते हैं. दो उसके अंदर है 41A 41B, दो ऐड हुए हैं. तो 41A क्या है? सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, TDR जिसको हम कहते हैं. ये हमने पहले भी स्टडी किया, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स. एंड फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI या एडिशनल FSI ऑन और आफ्टर 1419 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स. देखो एग्जेम्पशन जो है वो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है. मीन्स एग्जेम्पशन इज नॉट फॉर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स. तो अगर किसी ने ट्रांसफ़र किया है फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट देन इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल. एग्जेम्पशन जो है वो रेसिडेंशियल के लिए है. बाय अ प्रमोटर इन अ प्रोजेक्ट इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली, यानी जो स्कीम बना के फिर बेचने की इंटेंशन से जो स्कीम बनाते हैं. एक्सेप्ट वेयर, अब ये पढ़ते जाओ फिर पूरा मैं समझाता हूँ. उसका पूरा जो ज्योग्राफी है वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा. अभी समझेगा नहीं, बट जस्ट रीड. ओके. एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट were required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. अब ये पॉइंट्स हमने पहले भी स्टडी किए. अलग अलग जगह पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन, जहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जहाँ नहीं लगता तो वहाँ ऑक्यूपेशन देखते हैं. और अगर दोनों भी लगता है तो फिर ऑक्यूपेशन या सर्टिफिकेट whichever is earlier देखा जाता है. ओके. तो क्या बोलता है कि जो FSI ग्रांट करता है, जैसे अभी फिर से देखो मैं बताता हूँ. मेरे पास एक लैंड है, उसका डेवलपमेंट राइट्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आप है ना तो उस पर कंस्ट्रक्शन करिए. इसमें रिवर्स चार्ज लगता है, हमने पढ़ा है ना. तो जो प्रमोटर होता है ही इज़ लायबल टू पे टैक्स, ये हमने वहाँ पढ़ा था रिवर्स चार्ज में. ओके, उतना आपको याद है. तो TDR है या FSI है, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, यूज़ करने के लिए. तो आप कौन है? बिल्डर है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना के बेचेंगे लोगों को. अब इसमें क्या है? एक तो कंस्ट्रक्शन सर्विस होती है, जो प्रमोटर जो है आप है, बिल्डर है, तो आप वो सर्विस दे रहे हैं लोगों को, जो आपकी सर्विस है. और मैं आपको TDR या FSI दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए इनपुट सर्विस हुई. TDR FSI आपके लिए इनपुट सर्विस है और आपका आउटपुट सर्विस क्या है? कंस्ट्रक्शन सर्विस. ये सब को कॉम्बिनेशन में फिर मैं पूरा समझाऊंगा, इसलिए ये सुनते जाओ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. तो जो TDR मैंने आपको दिया वो अगर एंटायर जो कंप्लीशन है, ये कंसिडरेशन, एंटायर कंसिडरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर है, तो फिर ये टैक्सेबल होगा. जो TDR मैंने आपको दिया वो टैक्सेबल होगा. जो इनपुट सर्विस आपके लिए जिसके लिए आपको रिवर्स चार्ज में लिया जाएगा वो टैक्सेबल होगा. और अगर आपने कंसिडरेशन कस्टमर से ले लिया है पहले, कंस्ट्रक्शन फिनिश होने के पहले ही ले लिया है, सो देन दिस विल, जो TDR मैं आपको दे रहा हूँ वो टैक्सेबल नहीं होगा. कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या क्या बोल रहे हैं सर, घुमा घुमा के. वेट फॉर 5 minutes and everything will be crystal clear to you with all logics. ओके. लेकिन पहले आगे और पढ़ लेते हैं. The amount of GST exemption available for construction of residential apartments in the project under this notification shall be calculated as under. रुक जाओ, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट बता दूँ. तो यहाँ क्या बोला है कि जो TDR मैंने आपको दिया या जो FSI मैंने आपको दिया यूज़ करने के लिए, यू आर द प्रमोटर ऑफ द स्कीम, यू आर रहेजा, यू आर DLF. ओके, यू आर द प्रमोटर. मैं कौन? एक गरीब आदमी जिसके पास 2000 एकड़ ज़मीन है. अरे ज़मीन होने से क्या होता है? वैसे पैसे नहीं है ना, तो मैं गरीब आदमी हूँ. तो मैंने ये ज़मीन आपको दी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, TDR या FSI दिया यूज़ करने के लिए.
तो मैंने जो सर्विस आपको दी जिसके लिए आपको रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल किया जाता है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है, इफ यू सेल, यानी इफ यू रिसीव कंसिडरेशन फॉर दीज फ्लैट्स विच यू आर गोइंग टू मेक एंड सेल बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा है? उससे लिंक करो, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है उससे लिंक करो जो मैं आपको टीडीआर दे रहा हूँ। अब ये दोनों का लिंक कैसा है देखो मैं आपको समझाता हूँ। चलो इतना पहले अपन समझते हैं, फिर जो उसके बाकी 2 पॉइंट्स है उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन है और यहाँ पे ये प्रमोटर है, ठीक है। अब देखो ये पर्सन ने प्रमोटर को क्या दिया, टीडीआर या एफएसआई, ओके। फिर प्रमोटर क्या करेगा कि फ्लैट स्कीम बनाएगा, रेसिडेंशियल स्कीम उसके पास है, ये बना के ये जो फ्लैट्स है वो बेचेगा, ठीक है। तो अब 2 चीज़ है, एक तो ये एक सर्विस हुई जो टीडीआर ये पर्सन प्रमोटर को दे रहा है, और दूसरा जो प्रमोटर ये स्कीम बना के पब्लिक को बेच रहा है। सो दिस इज वन सर्विस जिसके लिए प्रमोटर को आरसीएम लगता है, तो टैक्सेबल वही होता है, ये हमने देखा था। और दूसरा कि ये रेसिडेंशियल स्कीम बनने के बाद जो फ्लैट बिकेंगे तो यहाँ पर ये एक सर्विस आएंगी जिसको अपन कंस्ट्रक्शन सर्विस कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन सर्विस में भी जो प्रमोटर है वो लायबल है ना। अब क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्शन स्कीम टैक्सेबल कब है, यानी कंस्ट्रक्शन सर्विस टैक्सेबल कब होती है, व्हेन द कंसिडरेशन is received in full or part before the completion certificate or occupation is given, CCO, completion certificate और occupation। तो देखो, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस जब टैक्सेबल है, कब टैक्सेबल है, इफ इट इज डन बिफोर। तो अगर वो टैक्सेबल है तो ऐसे केस में ये जो सर्विस है आरसीएम में जो टैक्सेबल होने वाली है टीडीआर एफएसआई, ये एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी इनपुट सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर उनकी जो आउटपुट सर्विस है कंस्ट्रक्शन वो टैक्सेबल है तो उस पर सीधे सीधे टैक्स निकाल लेंगे ना, लिंक लगा। सो व्हेन द कंस्ट्रक्शन सर्विस इज टैक्सेबल देन दिस टीडीआर एंड एफएसआई इज एग्जेम्प्ट। और अगर ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट कब होता है, when entire consideration is received after the completion certificate or occupation। तो जब ये एग्जेम्प्ट होता है, हाँ कंस्ट्रक्शन एग्जेम्प्ट होगा, तो उस केस में ये जो इनपुट सर्विस है टीडीआर एफएसआई की ये होगी टैक्सेबल। लगा लिंक, समझ में आया आपको? तो कंस्ट्रक्शन सर्विस टैक्सेबल है तो फिर ये जो इनपुट है उसको एग्जेम्प्ट किया, और अगर वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि एंटायर कंसिडरेशन बाद में मिला है, तो फिर ये जो टीडीआर एफएसआई की सर्विस जो प्रमोटर को दी वो होगी टैक्सेबल। डन। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब उसके बाद लिखता है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करें, तो जीएसटी पेएबल ऑन टीडीआर एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई और बोथ, तो उसका जो रेट है ऑफ कोर्स वो तो रेट्स अपन निकाल लेंगे, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू
कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट। तो अगर इसमें कमर्शियल भी इन्वॉल्व है मान लो, यानी इट इज़ नॉट प्योरली रेसिडेंशियल, इट इज़ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल इंक्लूसिव, तो थोड़ा एरिया रेसिडेंशियल का है, थोड़ा कमर्शियल का है, तो फिर अपन क्या करेंगे कि दोनों का ये निकालेंगे। यानी ये अगर टोटल एरिया है मान लो, तो ये TDR तो मैंने आपको दिया, या FSI, लेकिन उसमें से मान लो कि 60% आप रेसिडेंशियल बनाने वाले हैं और 40% यूज़ करने वाले हैं कमर्शियल के लिए। तो फिर अगर टोटल ये जो TDR है या FSI, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो 60% है इसमें ही एग्जेम्पशन देंगे। ये 40% से रिलेटेड जो है ये होगा फुल्ली टैक्सेबल, मैंने कहा ना कमर्शियल के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए एग्जेम्प्ट है। और रेसिडेंशियल में भी क्या होगा कि दो चीज़ होंगी, अगर कुछ जैसे इसमें अगर बने मान लो कि 100 फ्लैट्स, हाँ 100 फ्लैट्स बने और 100 फ्लैट्स में से अच्छा 16 नहीं लिखता मैं यहाँ, नहीं तो 60 कंफ्यूज होंगे। इसमें से मान लो कि 35 और 65 ऐसे कर देते, 35 फ्लैट्स जो है एंड 65 फ्लैट्स, तो 35 फ्लैट्स ऐसे थे जिसमें सम कंसिडरेशन was received before completion certificate, और 65 फ्लैट्स ऐसे हैं जिसमें entire consideration received after completion certificate और occupation। तो अब क्या होगा कि ये जो 35 फ्लैट्स है जिसमें सम कंसिडरेशन वाज रिसीव बिफोर कंप्लीशन, सिर्फ इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी आउट ऑफ दिस टोटल TDR, अगर टोटल TDR का GST मान लो क्या आ रहा है 1 लाख रुपए एग्जाम्पल में, तो 1 लाख रुपए में से पहले तो अपन 60-40 में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 60,000 आएगा और यहाँ 40,000 जाएंगे। ये 40,000 जो है ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। अब ये 60,000 को भी 100 से डिवाइड करो तो पर फ्लैट अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 600 पर फ्लैट इंटू 35, वो होगा एग्जेम्प्ट। लेट मी डू इट। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 35 विल गिव मी 21, तो 21,000 जो है ये एग्जेम्प्ट होगा। और 65 फ्लैट जिसका एंटायर कंसिडरेशन बाद में आने वाला है उसमें तो टैक्सेबल है ना, जैसे हमने देखा। तो 600 इंटू 65 39,000 जो है ये भी होगा टैक्सेबल। आए समझ में? तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। भी पॉज करके इसको लिख लो। तो कमर्शियल पार्ट के लिए जितना है वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, और रेसिडेंशियल में जितना है उसमें भी देखना पड़ेगा कि कितना कंसिडरेशन कितने फ्लैट्स के लिए पहले मिल गया है, सम और फुल और एनी, और कितने को फुल बाद में मिलने वाला है। ओके गुड, लिख लिए होंगे तो फिर आओ तो देखो फिर नेक्स्ट प्रोविज़ो में वो समझ में आएगा। तो पहले ये जो फर्स्ट प्रोविज़ो इसमें तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल का डिवीजन किया, तो रेसिडेंशियल का अलग मिल गया। फिर लिखता है प्रोवाइडेड दैट द प्रमोटर शैल बी लायबल टू पे टैक्स एट द एप्लीकेबल रेट, जो भी रेट होगा उस पर लायबल है, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये भी हमने देखा था RCM में लगता है, ऑन सच प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और FSI और बोथ as is attributable to the residential apartments which remain unbooked on the date of issuance of completion certificate। तो जो unbooked है on the date of issue of completion certificate, यानी जिसका सेल नहीं हुआ है तो उस पे लाइबिलिटी है। जैसा अपन ने कहा 39,000 जो निकाला वो यही है ना, अनबुक जो थे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बिके नहीं थे, और उसका भी निकालने का तरीका वो ये देखो, GST लेंगे अपन ऑन टोटल TDR FSI फॉर रेसिडेंशियल,
इन रेसिडेंशियल वाला जो निकल गया कमर्शियल को हटा के, पहले उतना लेंगे, इनटू कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट विच रिमेन अनबुक्ड, जो प्रपोर्शन हमने निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ द रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट। आए समझ में? तो यही फॉर्मूला अपन ने लगाया ना, वो 35-65 का जो फॉर्मूला है वो यही है। तो जो रिमेन अनबुक्ड है वो 65 है, 65 फ्लैट्स। अब उसको एक्चुअली मैंने तो फ्लैट वाइज सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन वो एक्चुअल में अपन कारपेट एरिया से देखते हैं। टोटल कारपेट एरिया कितना है, उसमें कितने कारपेट एरिया का ऑलरेडी सेल हो चुका है, यानी पार्ट और फुल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और कितने अनबुक्ड है। तो जो अनबुक्ड है वो होंगे टैक्सेबल, और उसमें टैक्स कैसे भरना है, रिवर्स चार्ज में। और उसमें फिर एक ये भी है, एक अपर लिमिट भी है टैक्स की, कि जो भी रेट ऑफ टैक्स आएगा तो उसमें एक अपर लिमिट है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टैक्स पेएबल इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो हियरइन आफ्टर शैल नॉट एक्सीड 0.5% of the value in case of affordable residential apartments and 2.5% of the value in case of residential apartments other than affordable। तो अफोर्डेबल वाले जो रहते हैं गवर्नमेंट की स्कीम वाले, उसमें 0.5% अपर लिमिट है। ये अपर लिमिट ऑफ GST, CGST, अपर लिमिट ऑफ CGST 0.5% for affordable and 2.5% for other than affordable residential apartments which remain unbooked। तो अनबुक्ड अपार्टमेंट्स का जो वैल्यू है वो निकालेंगे और उसका 0.5 या 2.5% लेकर के देखेंगे, तो वहाँ तक वो लिमिट रहेगा। तो ऐसा है। And the liability to pay central tax on the said portion of the development rights or FSI or board calculated as above shall arise on the date of completion और फर्स्ट ऑक्यूपेशन एज द केस में बी विच एवर इज अर्लियर। तो देखो लाइबिलिटी अराइज भी कब होंगी, व्हेन इज द टैक्स पेएबल, टैक्स इज पेएबल ऑन CC और O, व्हेन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड और द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज, ऑक्यूपेशन इज फर्स्ट गिवन, उस दिन ये लाइबिलिटी अराइज होंगी। तो TDR तो मैंने आपको बहुत पहले दे दिया, फिर आपने पूरी बिल्डिंग बनाई, लेकिन जो मैंने आपको TDR दिया उस पर लाइबिलिटी कब अराइज होंगी, लास्ट में, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैंने जो वैल्यू पे TDR आपको दिया वो एक्चुअल वैल्यू है जिस पे अपन नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, वो नॉर्मल टैक्स होगा, और उसको लिमिट से कंपेयर करेंगे। तो लिमिट जो है वो है ये 0.5% और 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्लैट्स। ये फ्लैट की वैल्यू का 0.5 या 2.5% से उसको कंपेयर करेंगे, और फिर जो भी लेस होगा वो आपको देने का है। समझ में आ रहा है? और वैल्यू में वही दिया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और FSI बाय अ पर्सन टू प्रमोटर अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट्स shall be deemed to be equal to the value of similar apartments charged by the promoter from the independent buyers nearest to the date on which such development rights or FSI is transferred to the promoter। अब ये पॉइंट क्या है, देखो ये पॉइंट ऐसा है कि मैंने आपको ज़मीन, मेरे पास है, मैंने आपको ज़मीन दी कि जो चलो बनाओ इस पर कंस्ट्रक्शन करो। अब दो तरीके से मैं आपसे कंसिडरेशन ले सकता हूँ ना, एक तो पैसे मिलूँगा, आई चार्ज मनी, मैंने कहा कि भाई मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दो फॉर ट्रांसफरिंग द डेवलपमेंट राइट्स और दी FSI, तो फिर तो 5 करोड़ लेंगे, उस पर अपन टैक्स निकाल लेंगे, जो भी प्राइस में मैंने आपको बेचा उस पर टैक्स निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा ये तो हो सकता है ना कि मैं आपसे कैश में ना लेकर के आपको बोलूँ कि देखो मेरे को आप है ना तो नए स्कीम में 100 फ्लैट दे दो, सपोज यू आर गोइंग टू मेक 900 फ्लैट्स। तो मैंने कहा देखो ज़मीन मेरी है, कंस्ट्रक्शन तुम्हारा है, तो मेरे को इसके बदले में 100 फ्लैट मेरे को दे दो, या 200 फ्लैट दे दो, या 50 दे दो, जो भी है। सो इफ़ आई एम चार्जिंग कंसिडरेशन इन बार्टर सिस्टम, तो मैं फ्लैट्स लूँगा आपसे, तो फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल, वो जितने भी फ्लैट्स आप मेरे को देने वाले हैं उसका प्राइस अपन निकाल लेंगे, लेकिन उसका प्राइस होगा नहीं ना, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में तो लिखा नहीं है, तो फिर उसका मार्केट वैल्यू देखेंगे। तो जिस दिन वो फ्लैट्स आप मेरे को अलॉट करोगे उस वक्त वही फ्लैट्स आप मार्केट में दूसरे लोगों को कितने में बेच रहे हो वो देखेंगे अपन। सिंपल, नियरेस्ट। जिस दिन आपने मेरे को फ्लैट्स दिए 100 फ्लैट फ्री में अगेंस्ट माई लैंड, तो उस दिन
अपन देखेंगे कि आप वही फ्लैट, उसी किस्म के फ्लैट्स मार्केट में कितने रेट से बेच रहे हैं, वो बन जाएगा वैल्यू सिंपल ऑफ माई TDR, है ना। तो ये भी पॉइंट बता दो, देखो ये जो लिमिट है वो कैसे निकालना। तो ये पर्सन है जिसने TDR या FSI जो है वो ट्रांसफ़र किया था प्रमोटर को। अब ये प्रमोटर ने इसको रिटर्न में दिए 100 फ्लैट्स इन द स्कीम। तो अपन क्या करेंगे कि ये 100 फ्लैट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, सेल प्राइस ऑफ सिमिलर फ्लैट्स एट नियरेस्ट टाइम। नियरेस्ट टाइम पे जो इसका वैल्यू होगा जिस पे प्रमोटर बेच रहा है पब्लिक को, तो वो अपन निकालेंगे। ये वैल्यू आ जाएंगी, इस पे अपन नॉर्मल टैक्स निकाल लेंगे। GST इज इक्वल टू एप्लीकेबल रेट्स। क्योंकि रेट्स हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं एप्लीकेबल रेट लिख दूंगा, एग्जाम में अगर आया क्वेश्चन तो दिया रहेगा। एप्लीकेबल रेट इनटू वैल्यू। तो ये जो वैल्यू निकला, वैल्यू ऑफ व्हाट आई एम एक्चुअली गेटिंग एज अ पर्सन, लेकिन लाइबिलिटी प्रमोटर पे, तो ये एक्चुअल GST निकलेंगे। और इसको अपन लिमिट से कंपेयर करेंगे। तो लिमिट क्या रहेगी, 0.5% ऑफ सेल प्राइस ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस और 2.5% ऑफ सेल प्राइस ऑफ अदर रेसिडेंशियल हाउसेस। तो इससे कंपेयर करेंगे। तो अगर ये नॉर्मल GST जो निकला वो कम है और 0.5% या 2.5% ज़्यादा है तो एक्चुअल भरना है, और अगर ये 0.5 या 2.5 नीचे आ रहा है तो उतना भरने का है, सिंपल। तो ये अपर लिमिट है। और भरेगा कौन, प्रमोटर भरेगा। ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अंडरस्टूड। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है, थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है। और सिमिलर लाइंस पे, एब्सोल्युटली सिमिलर लाइंस पे फिर अगला है, और वो है अपफ्रंट अमाउंट इन केस ऑफ लीज, लॉन्ग टर्म लीज। ये भी हमने देखा था, लॉन्ग टर्म लीज जो 30 साल के ऊपर की होती है, ऑफ मोर देन 30 ईयर्स और मोर, उसमें जो अपफ्रंट अमाउंट होता है, इनिशियल डिपॉजिट नहीं, जिसको अपन सलामी, प्रीमियम और वो सब कहते हैं, वो सब यहाँ भी दिया। देखो, सो एंड सो ऑन और आफ्टर 1/4/2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। तो इसमें भी वही चीज़ है कि ये जो अपफ्रंट अमाउंट मैंने लिया ये भी एग्जेम्प्ट है, और इसमें भी रिवर्स चार्ज है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और पूरा लॉजिक सेम है कि अगर ये अमाउंट मैंने लिया कंप्लीशन यानी ये जो अमाउंट मैंने आपसे लिया है, यानी कैसे बताऊँ, सेम ही है पूरा एब्सोल्युटली, कि ये पर्सन है जिसने लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है, ठीक है, टू प्रमोटर। सेम लॉजिक है। तो अगर ये प्रमोटर ने क्या किया कि ये फिर फ्लैट बना करके बेचेगा, है ना, सेल टू पब्लिक, तो इसके पास जो कंसिडरेशन है, तो ये जो फ्लैट बना के बेच रहा है इसको कंस्ट्रक्शन सर्विस कहते हैं। तो ये जो उसकी सर्विस है कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये टैक्सेबल कब होती है, इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन होल और पार्ट बिफोर, है ना, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन, तो फिर ये एग्जेम्प्ट होगा। ये जो लॉन्ग टर्म लीज है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर को टैक्स पे नहीं करना है। और अगर ये आफ्टर है तो ये सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस फिर एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर ये आफ्टर है तो कंस्ट्रक्शन सर्विस अगर एग्जेम्प्ट है तो फिर ये जो लॉन्ग टर्म लीज है ये टैक्सेबल होता है, और उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है। फिर बात हो ही आएंगी कि अगर इसमें ये जो लॉन्ग टर्म लीज दिया लैंड का मैंने आपको, उसमें अगर कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों हिस्से हैं,
तो कमर्शियल हिस्से का जो है वो हमेशा टैक्सेबल होगा, उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये जो एग्जेम्पशन है दिस इज़ ओनली फॉर रेसिडेंशियल, नॉट फॉर कमर्शियल। कमर्शियल में चाहे आप पहले लो बाद में लो, जो भी लो उससे कोई मतलब नहीं है, वो टैक्सेबल होना है। और रेसिडेंशियल में सिर्फ एग्जेम्पशन है, कमर्शियल में नहीं है, पहली बात। और रेसिडेंशियल में भी फिर ये दो हिस्से हैं, अगर पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ द फ्लैट्स वर सोल्ड बिफोर कंप्लीशन एंड पार्ट ऑफ द फ्लैट्स आर सोल्ड आफ्टर, तो फिर ये रेशियो में अपन उसको डिवाइड करेंगे, है ना, सिंपल। और इसमें भी वही कि अगर आप मेरे को कंसिडरेशन जो है मॉनेटरी टर्म्स में ना दे के कुछ फ्लैट्स दे रहे हो काइंड में, तो फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एब्सोल्युटली फिर वहाँ से सेम है पूरा, कि पहला पॉइंट वही है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो पहले जीएसटी पूरे पे निकालेंगे ऑन टोटल अपफ्रंट अमाउंट, और उसको फिर कारपेट एरिया के हिसाब से डिवाइड करेंगे, कारपेट एरिया फॉर रेसिडेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। और फिर सेकेंड पॉइंट में वही दिया है कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो पे करना है वो एट्रीब्यूटेबल कैसे करेंगे, जो बुक्ड और जो अनबुक्ड है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के वक्त, उसमें उसको डिवाइड करेंगे। तो जो पहले से बुक हो गए वो एग्जेम्प्ट होंगे, और जो अनबुक्ड बचे वो टैक्सेबल होंगे उसके प्रोपोर्शन में, सिंपल। तो ये पूरा वही है। और इसमें अपर लिमिट भी है, अपर लिमिट फिर से वही है 0.5% एंड 2.5%, सेम अपर लिमिट्स। और दूसरी बात है कि इसका भी टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगा, व्हेन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तब अपने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना है प्रमोटर ने। एंड वैल्यू, तो वैल्यू भी वही दिया है कि जो सिमिलर अगर अनबुक्ड फ्लैट्स जो है तो उसको अपन वही देखेंगे, उसका मार्केट वैल्यू नियरेस्ट टू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और अपार्टमेंट बुक्ड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मानेंगे उसको, तो उसमें 3 कंडीशन देखेंगे, फॉलोइंग 3 कंडीशन है दे। पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट सर्विसेज टाइम हैज़ टाइम ऑफ सप्लाई ऑन और बिफोर द सेट डेट, उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो उस दिन के पहले आना चाहिए, TOS। तो ये TOS के चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। सो पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट सर्विस हैज़ टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर द सेट डेट, तो वही है क्योंकि उसमें पैसा पहले मिल जाता है ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले हो जाता है। Secondly, consideration equal to at least one installment has been credited to the bank account of the registered person on or before the said date। कम से कम एक कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन पहले आ जाना चाहिए, जो मैं लिखता हूँ हमेशा, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर। एंड अलॉटमेंट लेटर जो है उसका, और सेल एग्रीमेंट टू सेल या अलॉटमेंट लेटर वो बन जाना चाहिए, एविडेंसिंग बुकिंग ऑफ द अपार्टमेंट हैज़ बीन इशूड ऑन और बिफोर दिस सेड डेट। तो 3 कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई पहले आना चाहिए कम से कम पार्ट का भी, फिर एक इंस्टॉलमेंट कम से कम पहले मिल जाना चाहिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, और जो अलॉटमेंट लेटर है फ्लैट का या एग्रीमेंट टू सेल वो बन जाना चाहिए।